हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट का जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को आज हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है एंड आपको जो आपके ऑप्शंस हैं उनको कैसे एलिमिनेट करना है। बहुत सारे लोगों के जो कंसेप्ट्स हैं और थ्योरीज हैं वो क्लियर होती हैं। यूजीसी नेट के एग्जाम में मेन चीज़ क्या होती है कि आप एलिमिनेशन कैसे करते हो, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हो। तो इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। तो ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मेरा जेआरएफ भी क्लियर है इस एग्ज़ाम पे भी, लेकिन ये पेपर मेरा नहीं है, ये पेपर किसी और का है। मेरा पेपर थोड़ा सा मिस हो गया था तो मैंने किसी दूसरे से लिया है पेपर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। एंड हाँ, एक और चीज मैंने आपसे, जब आपको ये जितने भी पेपर से पहले बहुत सारे एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे पेपर 2 के लिए, मैनेजमेंट के लिए सारे यूनिट्स के, तो उन यूनिट से बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू थे जो मैंने प्रोवाइड किए थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे मोस्टली। तो मैं आपसे हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि होता क्या है कि देखो भाई, कभी कभी क्या मोस्टली पेपर 2 में क्वेश्चन सेम नहीं रिपीट होते हैं, लेकिन आपके जो कंसेप्ट्स होते हैं या जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक आते ही आते हैं। तो मैंने उन टॉपिक्स पे आपको वीडियो बता के दिए थे और उन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था इंटरनेशनल बिजनेस का है और ये इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यू से ही आया हुआ है। जो मैंने आपको बताया था उसी एमसीक्यू से आया है। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होता तो इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते, ठीक है। तो इसमें देखो क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसमें लेवल ऑफ इंटीग्रेशन का कहीं ना कहीं बात की गई है कि देखो इसमें जो सबसे कम लेवल ऑफ इंटीग्रेशन किस में होता है, फिर उसको आप बताइए, फिर उसके बाद किस में होता है, फिर उसके बाद किस में होता है, फिर उसके बाद किस में होता है। इस तरीके से आपको बताना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताता हूँ मैंने कहाँ पे कराया था, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब ये देखो, ये क्वेश्चन सेकंड है आपका इंटरनेशनल बिजनेस का जो एमसीक्यू था, मैंने उसमें आपको ये प्रोवाइड किया था। तो देखो फ्री ट्रेड एरिया वो होता है जहाँ पे आपके जो टैरिफ होता है बिटवीन जो भी कंट्रीज होती हैं, जिन कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट हुआ होता है, उनमें कोई टैरिफ नहीं देना होता। टैरिफ एक तरीके से टैक्स होता है, ठीक है। अगर आपको किसी दूसरी कंट्री में अपने गुड्स को बेचना है तो टैक्स देना पड़ता है ना भाई, तो वो टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपस में 2 या 3 कंट्री, आपस में जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक एग्रीमेंट बनाती हैं और बोलती हैं हम एक दूसरे के यहाँ फ्री में अपने गुड्स को बेच सकते हैं, कोई टैरिफ नहीं देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन में वो होता है आपका कस्टम यूनियन। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, आप जाके देख सकते हो। कस्टम यूनियन में क्या होता है, जो फ्री ट्रेड एरिया में आपका फीचर्स होते हैं वो तो होते ही हैं, प्लस कॉमन एक चीज ये होती है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स होते हैं। जैसे मान के चलो 3 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट बनाया, अब उन 3 कंट्रीज में आपस में तो भाई कोई टैरिफ नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए अगर दूसरी कंट्रीज उनके यहाँ आके प्रोडक्ट को बेचेंगे तो वो कॉमन होंगे तीनों के, तीनों अपने अपने, मतलब तीनों अपने यहाँ जो भी टैरिफ लेंगे वो कॉमन होगा, ठीक है, जो भी टैक्स होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो होती है कॉमन मार्केट होती है। कॉमन मार्केट में आपके कस्टम यूनियन और फ्री ट्रेड जो है उनके फीचर्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन एक एडिशनल फीचर ये होता है फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड सर्विसेज, ठीक है। आपका यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जो जितनी भी कंट्रीज होती हैं जिनके बीच आपका एग्रीमेंट होता है, वो फ्री मूवमेंट हो सकता है, कैपिटल का भी और आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक यूनियन, यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी फीचर्स आपके जो प्रीवियस के 3 हैं उनमें होंगे और इसके अलावा एक नया जो फीचर ऐड होता है, जो आपके मेंबर कंट्रीज होते हैं उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी होती है वो भी एक ही होती है, ठीक है। जैसे आपका यूरोपियन यूनियन होता है। फिर उसके बाद जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो पॉलिटिकल यूनियन होता है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो कंट्रीज होती है उनके बीच गवर्नमेंट भी कॉमन होती है जो एग्रीमेंट में होती है, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, अब उसको अटेम्प्ट करते हैं भाई। तो सबसे कम जो आपका लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो होता है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सी हो जाएगा।
तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आपके 3 ऑप्शन बचे। फिर इसके बाद आपको पता है फ्री ट्रेड एरिया आता है, फ्री ट्रेड एरिया मतलब ए आएगा, तो आपका ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर आपका कस्टम यूनियन आता है, तो कस्टम यूनियन आएगा तो मतलब आपका ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आपका करेक्ट आंसर ऑटोमेटिकली ये बन गया। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। आपको अगर पता होता कि सबसे पहले मान के चलो आपको इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन फ्री ट्रेड एरिया के बारे में पता है, कस्टम यूनियन के बारे में पता है, इकोनॉमिक यूनियन के बारे में पता है, कॉमन मार्केट के बारे में पता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो ना। ठीक है, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है और ये भी क्वेश्चन बिजनेस इन्वायरमेंट का जो था सेकंड ही क्वेश्चन था, पता नहीं क्या ऐसा सेम हो गया, और सेकंड क्वेश्चन ही था ये भी। पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी मॉडल ऑफ फोकस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व। देखो ये जो पोर्टर जेनरिक, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, बिजनेस इन्वायरमेंट का ये भी देखो सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने पूछा था, लेकिन ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी आपको। कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस्ट फोकस क्या होता है, डिफरेंशिएशन फोकस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात होती है और स्कोप की बात होती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ब्रॉड स्कोप की और कॉस्ट पे फोकस करते हैं तो उसको हम कॉस्ट लीडरशिप बोल देते हैं। और इसी तरीके से मैंने सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इस वीडियो के जाके देख सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या पूछा गया, पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजिक मॉडल ऑफ फोकस स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी का मतलब होता है कहीं ना कहीं नैरो मार्केट कस्टमर सेगमेंट पे फोकस किया जा रहा हो। ठीक है, ये चीज उसमें दी भी गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सेकेंड वाला बन जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस पे जो मैंने थ्योरीज पे 1-2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल थ्योरीज द लियोनेटिव पैराडॉक्स परटेन्स टू। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो आपका पैराडॉक्स दिया है लियोनेटिव, तो इसमें आपको किस थ्योरी में इसके बारे में आपको बताया गया है, ये पूछा गया है। तो ठीक है, तो ये आपको बताया गया है, HO थ्योरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको HO थ्योरी भी बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन थ्योरीज के बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके उनको देख सकते हो। ठीक है, HO थ्योरी बेसिकली आपसे ये बोलती थी कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव 2 कंट्रीज जैसे हैं, तो एक कंट्री जो लेबर इंटेंसिव पे अच्छी हैं तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएं, और दूसरी कंट्रीज जो कैपिटल इंटेंसिव पे अच्छी हैं वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को बनाएं। बस इतना इस पे बोला गया और डिटेल में चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेलिंग इन इंडिया इज। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं कराए जा सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं मेमोरी बेस्ड होते हैं, वो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इसमें थोड़ा सा अच्छे खासे अपने मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और चीज़ों को समझना और कहीं ना कहीं रटना भी बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पे आप रट भी सकते हो, लेकिन बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको रटना नहीं है। अब इन पे आपको रटना ही पड़ेगा ना ये चीज़ें, तो ये आप समझ सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 4th बनेगा। कैप टू 51% बट अंडर ऑटोमेटिक रूट एंड फ्यू स्ट्रिंग अटैच्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेस्ड ऑन असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मैनेजर प्रेफर टू फाइनेंस फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच ऑर्डर ऑफ पोस्टुलेटेड इन पीकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइनेंस के जो MCQ मैंने प्रोवाइड किए थे, पीकिंग ऑर्डर थ्योरी की बहुत अच्छे से बात की थी। तो इसमें आपसे क्या बोला गया है कि पीकिंग ऑर्डर थ्योरी जो होती है वो आपको किस तरीके से क्या मतलब किस तरीके से, जब आपकी फाइनेंसिंग की बात आती है कैपिटलाइज स्ट्रक्चर को किस तरीके से फाइनेंस करती है, तो जब हम पीकिंग ऑर्डर थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम यूज करते हैं जिसमें लेस रिस्क होता है, जो ऐसे फंड्स को यूज करते हैं जिसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और जिसकी कॉस्ट भी कम होती है, तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग सबसे पहले यूज करते हैं, तो इंटरनल फाइनेंसिंग में आपका कहीं ना कहीं रिटेन्ड अर्निंग आ जाता है। ठीक है भाई, रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएगा इंटरनल फाइनेंसिंग में। फिर इसके बाद हम यूज करते हैं डेट फाइनेंसिंग की। ठीक है, फिर हम यूज करेंगे डेट फाइनेंसिंग की, फाइनेंस को, अगर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइनेंस करना है। फिर इसके बाद हम यूज करते हैं इक्विटी फाइनेंस को। ठीक है,
फिर हम यूज करेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग को, ठीक है। तो देखो अब सबसे इसमें क्या बोला गया है कि क्या उसके मतलब अजम्पशंस हैं उसके बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले आप रिटेन्ड अर्निंग और इंटरनल सोर्स का यूज करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके ये दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। आप एलिमिनेशन पे बहुत अच्छे से फोकस करो। फिर इसके बाद आप एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग का यूज करोगे, ठीक है। इंटरनल के बाद एक्सटर्नल की बात आती थी, तो एक्सटर्नल दो टाइप्स में आपका डिवाइड हो जाता है, ध्यान रखना, एक्सटर्नल डेट और एक्सटर्नल इक्विटी, ठीक है। फिर एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग यूज करोगे, फिर आप हाइब्रिड सिक्योरिटी, फिर आपका न्यू इश्यू और इक्विटी शेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ये ABCD और सेकेंड वाला इससे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल सा है, इजिली आप कर लोगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो, पावर ऑफ एम्प्लॉय टू रिमूव डिससेटिस्फैक्शन इज लो व्हेन हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो देखो ये स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड जो है आपका स्टेटमेंट, द मोर ऑफ द एम्प्लॉय बिलीव दैट अ यूनियन कैन ऑब्टेन अ पॉजिटिव वर्क एस्पेक्ट्स द मोर इंस्ट्रूमेंटल द यूनियन इज फॉर द एम्प्लॉयज। बिल्कुल सही बात है, जब आप कहीं ना कहीं यूनियन पे अच्छे से बिलीव करोगे तो यूनियन भी आपके लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा 4th नंबर, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं, द लीनियर रिलेशन बिटवीन द एक्सेस रिटर्न ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड द ओवरऑल मार्केट एवरी पॉइंट इन टाइम इज नोन एज सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। इसको बहुत अच्छे से आप समझो, ये भी मैंने आपको शायद करवाया हुआ क्वेश्चन, मुझे कंफर्म नहीं, कुछ इस तरीके से ये बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, ठीक है। हाँ, ये व्हाट आर द सेगमेंटेशन वेरिएबल यूज्ड टू सेगमेंट द मार्केट फॉर टूथपेस्ट एज अ प्रोडक्ट। अब देखो इस क्वेश्चन पे क्या हुआ था कि जब मैंने आपको एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ दिन बाद आपको एनालिसिस दिया था या आंसर्स बताए थे, तो इस पे जो मैंने आंसर दिया था वो बिहेवियरल सेगमेंटेशन दिया था। तो इस पे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि सर बिहेवियरल सेगमेंटेशन नहीं होगा, लेकिन बाद में जो नेट की आंसर की आई थी वो बिहेवियरल सेगमेंटेशन ही आई थी, क्योंकि बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आपके कई सारे मतलब उसके भी अंदर कई सारे पॉइंट होते हैं, जैसे होता है बेनिफिट शॉर्ट, यूजर रेट, यूजर स्टेटस, लॉयल्टी स्टेटस। तो जो आपका कहीं ना कहीं टूथपेस्ट होता है वो उसी टाइप के सेगमेंटेशन से ही आप कहीं ना कहीं यूज करते हो, बिहेवियरल सेगमेंटेशन का ही यूज होता है। और अब जैसे ये जितने भी सेगमेंटेशन इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ो। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के बारे में, आपको जो पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में बात करता है। इसमें जब आप जो आपका पॉपुलेशन है या जो आपका कस्टमर है डिवाइड करते हो, तो वो आपका एज के अकॉर्डिंग हो सकता है, जेंडर के अकॉर्डिंग हो सकता है, इनकम के अकॉर्डिंग हो सकता है, फैमिली लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हो सकता है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, रेस के अकॉर्डिंग हो सकता है, नेशनलिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा जो सेगमेंटेशन का मेथड हो सकता है वो साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन हो सकता है। देखो साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन में फर्दर 3 या 4 टाइप से आप कर सकते हो, जो मुझे याद है लाइफ स्टाइल, पर्सनालिटी और सोशल क्लास, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर मैंने बिहेवियरल में आपको बता दिया है किस तरीके से आप कर सकते हो। ज्योग्राफिकल में कहीं ना कहीं आपका रीजन बेस्ड हो सकता है, क्लाइमेट बेस्ड हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बेस्ड हो सकता है, कंट्री बेस्ड हो सकता है और नेशन बेस्ड हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम की क्विज पे कराया था। ये द MSME जो आपका माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज का जो एक्ट था, ठीक है, वो आपका कब आया है, इन्होंने ये पूछा है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और इजीली ये कहीं ना कहीं आपको यही वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं, इनको आपको कहीं ना कहीं याद करना ही पड़ेगा। इन क्वेश्चंस के लिए हमेशा शॉर्ट नोट्स का यूज करो, जितना हो सके। ईयर हो गए आपके या जो ऑथर के नेम हो गए, इन सब के लिए बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ जितने हो सके, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा जून 2006, ठीक है। One use of a regression line is to determine if any x value are outlier। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको पता है रिग्रेशन में
ये भी नहीं होता है, जो करेक्ट आंसर बनता है वो फोर्थ बनता है। टू एस्टिमेट द चेंज इन y फॉर अ 1 यूनिट चेंज इन x, ठीक है। तो इसकी दो इक्वेशंस बनती थी, y ऑन x और x ऑन y। y ऑन x में y माइनस ये बनता था y माइनस y बार बी वाई एक्स, आप लिख लीजिएगा बी वाई एक्स, ठीक है, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनता है। तो ये कहीं ना कहीं जो रिग्रेशन होता है, ये आपके जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये बताता है कि अगर आप किसी एक वेरिएबल में कुछ चेंज कर रहे हो तो दूसरे वेरिएबल में उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस मतलब समझ नहीं आता है। तो वो देखो कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन जो होता है आपका कहीं ना कहीं वो बताता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरे वेरिएबल में क्या इफेक्ट होगा, दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, सिर्फ इतना बताता है। और रिग्रेशन क्या बताता है कि अगर एक वेरिएबल में आपने अगर कुछ चेंज किया है या 1% 2% कुछ चेंज किया है तो दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज होगा, ठीक है। और कोरिलेशन सिर्फ से आपका सिंपल सा डायरेक्शन बताता है, ठीक है। Which one of the following comprise the people with computer skills committed to a common purpose, common performance goals and an approach for which they hold themselves mutual accountable। जब mutual accountable की बात हो रही हो भाई, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो MCQ थे सेम क्वेश्चन ही है शायद, ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। जब आपका कॉमन पर्पस हो, कॉमन परफॉर्मेंस गोल हो और सारी चीजें कॉमन हो और म्यूचुअल अकाउंटेबल हो आप, ठीक है, तो उसको आप बोलते हो टीम, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको आप बोलते हो टीम। तो सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। अ ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटजी इज रिफर्स टू, हाँ देखो ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था, लेकिन अभी जितने भी ब्रांड से, क्योंकि ब्रांड मैंने क्या देखा 3-4 बार का अभी पेपर देखा है, तो ब्रांड के क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिपीट हो रहे हैं। तो अभी मैंने एक नया MCQ प्रोवाइड किया है रिसेंटली मार्केटिंग पे, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया और ब्रांड के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ब्रांड से वो सारे इंक्लूड करने की कोशिश की है, क्योंकि हर बार मैं देख रहा हूँ ब्रांड से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, अगर आपको अच्छे से बहुत अच्छे से समझना है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, मैं आई बटन पे आपको दे देता हूँ वीडियो का लिंक। तो यहाँ पे आपका 12th का बनेगा सेकेंड वाला, एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू अ न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट इन अ न्यू कैटेगरी, ठीक है। अब ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका परचेजिंग पावर पैरिटी से रिलेटेड है। इसका जो करेक्ट आंसर एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे सही से सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मैं इसका आपको, अगर आपको कोई सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, तो मैं आपको ये सॉल्व करके दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइएगा, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 13th का 3 बनेगा, ठीक है, 16.65%। Which of the following इंटीग्रल डायमेंशंस ऑफ अ फर्म क्रेडिट पॉलिसी, देखो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था आपको, जो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के MCQ प्रोवाइड किए थे, उसमें मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मेंशन की है कि इनमें से कौन सी जो क्रेडिट पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंटीग्रल डायमेंशन ऑफ फर्म क्रेडिट पॉलिसी, कौन कौन से ऐसे जो टर्म्स हैं जो क्रेडिट पॉलिसी के पार्ट हैं बोला गया है, ठीक है। तो आपका क्रेडिट स्टैंडर्ड होता है, क्रेडिट पीरियड होता है, कैश डिस्काउंट होता है, कलेक्शन पॉलिसी होता है, लेकिन क्रेडिट अप्रेजल जैसा कोई टर्म नहीं होता है आपका क्रेडिट पॉलिसी पे, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा ACDE बनेगा, ठीक है, ACDE, जो कि सेकेंड वाला हो गया। देखो थोड़ा सा डिटेल्ड में मैं थोड़ा कम समझा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो जितना हो सकता है थोड़ा कम कम समझा रहे हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ, सेम क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन आपका इकोनॉमिक और क्वांटिटी पे क्वेश्चन कर दिया था मैंने आपको, तो आपने किया होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2DCO डिवाइडेड बाय CC, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट। तो देखो इसमें बनेगा क्या, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी, पुट करनी है, कुछ सिंपल से क्वेश्चन है।
हाँ, what should be the economic or quantity for procurement of 20,000 यूनिट्स हो गई, तो डिमांड आपकी 20,000 यूनिट हो गई। ठीक है भाई, ये यूनिट दे दी गई एनुअली। एंड प्राइस ऑफ 12 पर यूनिट कंजप्शन इन प्रोडक्शन वेयर द कॉस्ट पर ऑर्डर 2000 दी गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 दे दी गई। ठीक है भाई, 2000 डिवाइडेड बाय, अब कैरिंग कॉस्ट पे थोड़ा सा इन्होंने गेम किया था। एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, 12 का जब आप 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 12 का जब आप 25% निकालोगे तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे, तो यहाँ पे जो तब आंसर आपका आएगा जब इसको सॉल्व करोगे 5164364 यूनिट्स आएगा। ठीक है, तो जो सेकेंड वाला आंसर होगा। Who among the following has developed the institutional theory of work life initiative? ठीक है, ये भी ये क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप कहीं ना कहीं नहीं पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस उनमें से है जो आप चाहे जितना पढ़ो, कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे या 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन 3 बनेगा। ठीक है, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एक्चुअली मैंने भी एग्जाम दिया था, मैंने भी ये पढ़ा नहीं था तब तक, अब अभी मैंने इसको पढ़ा है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बहुत करवाया है मार्केटिंग का, आप जाके एमसीक्यू देखो जाके, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये मैंने कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसके करवाए हैं। इसमें पूछा गया है रिटेल स्टोर कौन कौन से हैं, तो देखो कन्वीनियंस स्टोर के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, ये नहीं होता है रिटेल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, सुपर स्टोर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ACE बनेगा। ठीक है, जो कि सेकेंड वाला है। इजीली आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। डिटेल में थोड़ा मैं कम जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारे करवा चुका हूँ आपको, तो आप वहाँ से जाके देख लो अगर आपको प्रॉब्लम है कोई। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस की बात की गई है, मार्केट सेगमेंटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, STP से रिलेटेड है, सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 18 नंबर, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेगमेंट at each segment as the distinct marketing opportunity and grasp what makes each segment unique। ठीक है, सबसे पहले C के बाद आपका फिर देन A, profile the trait of each segment characteristics, need, benefit, short, preference and buying behavior। ठीक है, देखो बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो जैसे इवोल्यूट हो गया, अगर आपको मैं आपको एलिमिनेशन की बात बता रहा हूँ, इवोल्यूट हो गया, तो देखो इवोल्यूट कभी स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, तो D अगर स्टार्टिंग में है तो आप उसको काट दो। फाइनल की अगर हम बात करेंगे, देखो जहाँ पे फाइनली सेलेक्टेड बेस्ट सेगमेंट, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये E वाला जो है ना लास्ट हो सकता है। फाइनली लास्ट मतलब लास्ट फाइनली की बात हो रही तो लास्ट की ही बात होगी, तो यहाँ से ये भी आपने खत्म कर दिया। अब C को आप देख लो, अब बचा C और A में क्या है, देखो A में पढ़ो, प्रोफाइल द ट्रेट ऑफ ईच सेगमेंट, चलो ठीक है हम इसको मान लेते हैं A हो सकता है। फिर A के बाद B देखो क्या है, लुक द सेगमेंट विच इज रिलेटिवली लेस सेटिस्फाइड करेंट, चलो C भी मान लेते हैं। फिर C के बाद C के A, फिर B आ रहा है, B क्या बोलता है, लुक फॉर ईच सेगमेंट रिलेटिवली लेस सेटिस्फाइड, कहीं ना कहीं ये आपको गलत लग रहा है ना कि, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा CABDE। जब आप इनको अच्छे से एक तरीके से ये बोलें कि आप इनको जब कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करोगे या आप बहुत सारे प्रोसेसेस को पढ़ोगे, जितने ज़्यादा आप प्रोसेसेस को पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। आपसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ जितना हो सके जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो एग्जाम्स में बहुत डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, सब घुमा घुमा के पूछे जाते हैं आपसे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन स्कीम अंडर मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम टू MSME एंटरप्रेन्योर्स इज अवेलेबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। देखो आपसे मैं हमेशा बोलता हूं कि जो MSME हैं
उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ और सीख इंडस्ट्री। जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाया था मैनेजमेंट के, तो मैंने ये टॉपिक्स जरूर रखे होंगे, क्योंकि यार इन पे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने 3 से 4 बार एग्जाम दिया है, मैं खुद 3 बार JRF हूँ, तो मैंने हर बार इस पे क्वेश्चन देखा है। MSME पे क्वेश्चन होता है और एक MIS से क्वेश्चन होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से। इन 2 से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ट्रेड फेयर, ठीक है, और पार्टिसिपेशन इन बायर सेलर मीट्स इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, इसके लिए आपको मिलता है, ठीक है। 19th का आपका हो जाएगा फर्स्ट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था पहले ही। अब मान के चलो कि आपको सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आती हैं, तो उनसे भी काम हो जाता है। ये जो आपके मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कई बहुत सारे लोगों को ये बुरे लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत सही लगते हैं, क्योंकि कहीं मान के चलो अगर आपके 2 या 3 आपको ऑप्शंस बहुत अच्छे से पता है तो काम हो जाता है आपका, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन्वेस्ट टू ग्रो, जब कहीं ना कहीं ग्रो करने की बात आ रही है, इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा देने की बात आ रही है, ठीक है। तो स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो ए का 4th हो गया। लो, बाकी आपको कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऐसे। बाकी और भी देखो, जैसे मान के चलो आपको हार्वेस्ट अर्निंग या रीइन्वेस्टमेंट एल्सवेयर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हार्वेस्ट में क्या होता है कि आपको अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने पे फोकस किया जाता है, तो सी का 2nd हो जाता है उस हिसाब से। इस हिसाब से भी आप चाहते तो इस हिसाब से भी इसको कर लेते, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो 2nd बन जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ अ मैंडेटरी सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय अ लेबर कोर्ट और टर्मिनल, ठीक है। तो देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कंसाइलेशन पे भी कुछ नहीं होता है। सबसे पहले कंसाइलेशन होता है। कंसाइलेशन पे क्या होता है कि 2 पार्टीज आती हैं, आने के बाद अपना सोच देखती हैं कि अगर वो जो भी उनका डिस्प्यूट है वो सेटल कर सकती है तो करती हैं, लेकिन नहीं होता है तो फिर आपका इस पे जाता है आर्बिट्रेशन पे। आर्बिट्रेशन पे क्या होता है कि थर्ड पार्टी आती है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं वो आपका जो भी इशू है उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है। फिर आता है एडजुडिकेशन, ठीक है। ये जो एडजुडिकेशन होता है ये ना कहीं कंपल्सिव होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कहीं थर्ड पार्टी के अलावा कोर्ट या आपका कोर्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, और अगर जो फैसला लेगा कोर्ट वो आपको मानना ही पड़ता है। बाकी इन तीनों में डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो MCQ का वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें बताया है, आप जाके देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग HR डिसीजन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय HR एनालिटिक्स, ठीक है। तो सिंपल सा है, तो जो भी HR से रिलेटेड डिसीजन होंगे वो कहीं ना कहीं HR एनालिटिक्स को इफेक्ट करेंगे ही। HR प्लानिंग बिल्कुल करेगी, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल। सक्सेशन प्लानिंग भी कहीं ना कहीं करेगी, हायरिंग भी करेगी, परफॉर्मेंस भी करेगा, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स भी करेगा, क्योंकि ये जितने भी टर्म्स हैं कहीं ना कहीं HR से सारे रिलेटेड हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा ABCDE बन जाएगा 4th वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, इजीली हो जाता है। देखो वैल्यू क्रिएशन, सबसे पहले बोला गया है वैल्यू क्रिएशन। देखो आपको पता होगा एक सिनर्जी का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, सिनर्जी में बोलते हैं 1 + 1 = 3, ठीक है। मतलब अगर 2, ठीक है, तो इसमें 1 + 1 बोलते हैं 3 को, ठीक है। ये सिनर्जी का कंसेप्ट होता है। वैल्यू क्रिएशन कहीं ना कहीं आपका मर्जर, जब मर्जर और एक्विजिशन की बात होती है तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका वैल्यू क्रिएशन होता है। तो A का 3rd हो गया भाई। ऐसे ही लो, आपने सारे एलिमिनेट कर ली को,
आपके सब सही हो गए। चलो और देख लेते हैं, अगर भाई में भी गलत हो सकता है। वैल्यू प्रोटेक्शन का मतलब होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि देखो आज जो जितना 1 रुपए की जो आज कीमत है वो फ्यूचर में कीमत नहीं होगी, क्योंकि जो परचेजिंग पावर 1 रुपए की आज है वो कम हो जाएगी। जो वर्थ है मनी की आज ज्यादा है वो बाद में नहीं होगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आप कहीं ना कहीं वैल्यू को प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में उसको कन्वर्ट करके। फिर बात आती है एसेट प्राइसिंग। तो एसेट प्राइसिंग में देखो 2 ही मॉडल होते हैं, कैपम और एपीटी। अब जो बचा प्राइस डिस्कवरी, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, इनके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑप्शन, फ्यूचर, स्वैप, इनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको आई बटन पे भी लिंक दे रहा हूँ, उसका आप देख लेना। फिर अब बात आती है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। देखो ये तो आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा और एक बार कहीं ना कहीं रटना पड़ेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपसे बोल चुका हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते ही हैं, उनको अच्छे से रटना पड़ेगा, आपको उनके ईयर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3rd वाला है। ए का बनेगा आपका 2nd, ठीक है, बी का बनेगा 4th। मैं इस पर बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको समझाऊंगा ऐसे कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ट्राई करूंगा बहुत जल्दी बनाने की। Which of the following excluded from the responsibility of International Accounting Standard Board? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 2nd वाला बनेगा। जो गैप होते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड नहीं होता है। Which of the following oligopoly firms framework is often described as the first mover advantage model? जब आप इसको पढ़ोगे तो आप इसको easily देख सकते हो और इजीली समझ सकते हो। ये जितने भी ओलिगोपोली के मॉडल हैं, ये मैनेजरल इकोनॉमिक्स का जो मैंने एमसीक्यू प्रोवाइड किया उस पर डिस्कस किया, लेकिन ये सेम क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया है मैंने। ये मॉडल मैंने डिस्कस किया था और ये मॉडल डिस्कस किया है, ये दोनों नहीं डिस्कस किए हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा स्टेकेलबर्ग, ठीक है, स्टेकेलबर्ग मॉडल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2nd वाला। हाँ, अब देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पढ़ के समझ आ जाते हैं। देखो रिलेटिव का मतलब होता है कि चेंजमेंट की बात हो रही है। रिलेटिव बहुत सारे आप लोगों ने मैनेजमेंट में कंसेप्ट पढ़े होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो उसमें एक चीज लिखी रहती थी रिलेटिव। प्लानिंग इज रिलेटिव, मतलब चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों, मतलब टाइम हो गया, सिचुएशन हो गया, और आपका क्या हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे चेंज हो सकती है, ठीक है। हाँ, प्लेस हो गया, सिचुएशन, टाइम, प्लेस। तो अब देखो कहीं ना कहीं डिफर की बात आ गई। वेलफेयर वर्क डिफर ओवर टाइम एंड प्लेस, तो आपको पता चल गया कहीं ना कहीं रिलेटिव की तरफ जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझनी है, ठीक है। तो सी का फर्स्ट हो गया। अब सी का फर्स्ट भाई 2 में है, ये आपने खत्म कर दिया और आपने ये खत्म कर दिया। अब बाकी जो बचे उनको समझो, ठीक है। 27th, अब पहला क्या बोल रहा है, लेबर वेलफेयर इज डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कंप्रेंडिंग फिजिकल, मेंटल, मोरल, इमोशनल हेल्थ और वेलबींग। मतलब यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं लेबर वेलफेयर की वो सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो इसको आप बोलते हो टोटल कंसेप्ट, ठीक है। इजीली आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ए का 4th हो गया, तो यहाँ से आपने इसको भी एलिमिनेट कर लिया, तो आंसर जो बन गया 4th बन गया। बाकी आपको अगर देखना हो देखो, मत देखना हो तो ना देखो, सीधे थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने वाली बात है बस। ऑटोमोबाइल असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फॉलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेआउट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो एमसीक्यू है उस पर आपको करा रखा था, आप जाके देख सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा प्रोडक्ट फोकस्ड लेआउट, ठीक है, 3rd वाला। Logically arrange in sequence the following activities to create a architecture of the ideal manufacturing firm, ठीक है।
अब इस पे भी देखो आपको कहीं ना कहीं प्रोसेस की बात आ गई। 4 से 5 क्वेश्चंस हर बार ये ऐसे मिलते हैं जिन पे प्रोसेस की बात होती है भाई, ठीक है। तो प्रोसेस पे तो सबसे पहले आपको किसका प्रोसेस पूछा गया, मैन्युफैक्चरिंग फर्म का। तो देखो सबसे पहले आपको कोर कंपिटेंसी अपनी देखनी पड़ेगी, अपना जो कोर जिसमें आप बहुत अच्छे हो, आपको सबसे पहले वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे सी हो गया, concentrates on the core competency and outsource all other operations, ठीक है। मतलब आप उन सारी चीज़ों पे फोकस करो जिस पे आप अच्छे हो, बाकी दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप दूसरी जगह से मंगाओ, दूसरी जगह से मतलब आउटसोर्स कर लो, ठीक है। सी के बाद देन आपका हो जाएगा ई, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडिया, ठीक है। ई के बाद आपका यहाँ से ये और ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। देन बी, ऑपरेट एक्सट्रीमली इफिशिएंट फैक्टरिंग एंड लेआउट्स, ठीक है, बी। एंड देन ए, देन डी, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस आप बोलो कि इसको समझाओ, तो ये क्वेश्चन समझाए नहीं जा सकते क्योंकि इनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं ये जो आपने मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग पढ़ी होगी टीचिंग एप्टीट्यूड पे, ये क्वेश्चन उस पे बेस्ड है, ठीक है। जब तक आपको मतलब होता क्या है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो फर्म है उसका प्रोसेस डिफरेंट होगा, ठीक है, लेकिन ये चीज डिफरेंट उन्होंने दी है, अपने उस पे दे दी है। यहाँ पे आपको सिर्फ चीजों को अरेंज करना है और आपको देखना है कौन पहले आ सकता है कौन बाद में आ सकता है, बस ये चीज देखनी है, आप उसको लॉजिकली अरेंज कर पाओ। हाँ देखो असर्शन पे क्या दिया, इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड आर डिमांडिंग सोशली एंड इन्वायरमेंटली कंसेंसस ऑप्शंस इन इक्विटीज, बॉन्ड, ईएफटी और हेज फंड। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्वायरमेंट पे बहुत बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट हैव बिकम defining factor in companies long-term prospects with a significant reallocation of capital as the shortage of clean water and air have become important question। बिल्कुल सही चीज बोली गई है भाई इसमें। तो ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है और ए हमारा आर जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। ये आप कैसे देखोगे, ये आप देखने के लिए आप हमेशा पहले इसको पढ़ो, इसको पढ़ने के बाद लास्ट में बिकॉज लगा दो या सो लगा दो, देन इसको ऐड करो। अगर दोनों के बीच आपका रिलेशन बन रहा होगा तो फिर वो आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, ठीक है। In a rising income scenario, the obvious decision choice of a firm having very low income elasticity for their product would be, देखो प्रोडक्ट की बात की गई है तो सर्च फॉर न्यू मार्केट बिल्कुल भी नहीं होगा, जहाँ पे लो इनकम इलास्टिसिटी हो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। फिर प्रोडक्ट इनोवेशन बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे आपका कहीं ना कहीं जो लो इनकम इलास्टिसिटी है वो लो है तो प्रोडक्ट इनोवेशन हो सकता है और प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन इजीली हो सकता है। ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी और डी हो जाएगा। ये तो इजीली सबने कर लिया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, द अप्रोचेस टू मैनेजमेंट थिंकिंग विच वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, इसका मतलब है 1901 से 1951 के बीच कौन सी थ्योरीज डेवलप हुई थी, ठीक है। तो अब इसमें भी एलिमिनेशन का बहुत तगड़ा गेम है। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपकी 1910 में आई थी, ठीक है, जो कि जिसको दिया था एफडब्ल्यू टेलर ने। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो थी वो हेनरी फ्यूल ने दी थी, जो कि 1930s में आई थी। फिर क्वांटिटेटिव जो थी वो 1950 में आई थी, लेकिन जो कंटिजेंसी अप्रोच थी ये आपकी 1951 के बाद आई थी, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ईयर पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सिर्फ आपसे दिमाग लगा के, और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। साइंटिफिक थ्योरी इसको चलो अभी हम छोड़ते हैं, कुछ ऑप्शंस में को नहीं देख रहे हैं। जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबलाइजेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है भाई, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर चलो ये देखते हैं, सिस्टम अप्रोच आपका ये भी 1950s के बाद आया, 1951 के बाद आया है। तो यहाँ पे अब जो बचा ऑप्शन हमारा वो सिर्फ और सिर्फ बचा बी,
साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्वांटिटेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी ओनली हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो ये जितना भी क्वेश्चन दिया है ये आपका मार्केटिंग का जो सर्वे है या जो आपका डिमांड पे, या ये हम बोलें कि आप डिमांड को कैसे फोरकास्ट करते हो, उनसे रिलेटेड है या ठीक है। तो सबसे पहला जो है कंज्यूमर क्लिनिक। देखो कंज्यूमर क्लिनिक होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है कंज्यूमर सर्वे, एक होता है कंज्यूमर क्लिनिक। तो कंज्यूमर सर्वे क्या होता है आपका, इसमें रिस्पोंडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चनायर का यूज करके आप इजीली पर्टिकुलर जो आपका रिस्पोंडेंट है उसको दोगे और वो भर के आपको वापस देगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग यूज करते हैं कंज्यूमर क्लिनिक। ठीक है, कंज्यूमर क्लिनिक का मतलब होता है आपका, ये आपका इजीली इसमें दिया गया है, These are laboratory experiments in which the participants are given a sum of money. Participants को कुछ पैसा दिया जाता है, ठीक है, and asked to spend it in a stimulated store to see how they react to changes. ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीके से इसको आप ये भी बोल सकते हो पायलट स्टडी टाइप का सिस्टम होता है। ठीक है, पायलट स्टडी होता है, ठीक है, कि आपने कोई प्रोडक्ट में चेंज किया, आपने कोई उसके प्राइस में चेंज किया, आपने उसके कोय प्रमोशन में चेंज किया, आपने उसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है उसको चेंज किया, तो उससे कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आप तुरंत देख सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका होता है कंज्यूमर क्लिनिक। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आपका फोर्थ वाला बन जाएगा। और इसमें क्या होता है कि आपका जैसे मान के चलो कि प्रोडक्ट लॉन्च, पायलट स्टडी में ऐसे यूज हो सकता है कि प्रोडक्ट आपका लॉन्च हुआ, देन आपका मार्केट पे गया, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, तो फिर आपने लॉन्च कर दिया था, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम, मतलब बड़ी तरीके से वो चीज़ें आप सही से टैकल नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने अगर एक छोटे मार्केट या छोटे 4 या 5 या 100 या 50 लोगों में लॉन्च किया है, तो आप इजिली जो भी उसमें प्रॉब्लम है अभी इजिली सॉल्व कर लोगे, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मार्केट एक्सपेरिमेंट की। जब हम मार्केट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ये हमारा एक्चुअल मार्केट पे होता है। मार्केट एक्सपेरिमेंट जो हमारा ये मार्केट क्लिनिक होता है, ये कहीं ना कहीं लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है, जबकि मार्केट एक्सपेरिमेंट हमारा एक्चुअल मार्केट पे होता है। There are conducted in an actual marketplace with similar socio-economic characteristics to record consumer response consequently to given a change in demand determinants। तो इसको आप एक तरीके से कंज्यूमर सर्वे भी बोल सकते हो या मार्केट सर्वे भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वर्चुअल शॉपिंग। तो वर्चुअल शॉपिंग का मतलब होता है कंज्यूमर शॉप इन अ स्टोर simulated on a computer screen by touching product image on the screen and purchasing it by touching the picture of a shopping cart। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको, और बाकी जो बचा ऑब्वियस सी बात है वो उसका हो जाए, लास्ट वाला हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सेकेंड वाला बनेगा, आप जाके देख सकते हो अच्छे से। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 पीस पे क्वेश्चन है, इसको भी मैंने बहुत बार कराया। प्रोडक्ट का मतलब ऑब्वियस सी बात है ब्रांड होता है। ठीक है, प्राइस का मतलब आपका एवरीडे लो प्राइस, EDLP का मतलब होता है एवरीडे लो प्राइस। प्लेस का मतलब आपका इंटरमीडियरी से रिलेटेड होगा, प्रमोशन का मतलब क्लिक कैंपेन से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा 34 का थर्ड। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं गलत है, जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कोड ऑफ कंडक्ट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो गलत दिए हैं, तो इस पे सबको नंबर दिए गए हैं। तो जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं वो अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फेयरनेस होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए था वो आई थिंक ABCD पूरा बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से दिया है तो इसमें करेक्ट आंसर कुछ नहीं था, तो इसलिए उन्होंने सबको नंबर दिया है इस क्वेश्चन का। The function which state that determines the quality or to quality to be either maximized or minimized is called, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो बनेगा आपका करेक्ट आंसर वो बनेगा C and E।
क्राइटेरियन फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको आप एलपीपी का क्वेश्चन है, उसको जाके अच्छे से पढ़ो। द बैलेंस स्कोर कार्ड डेवलप्ड बाय कप्लान एंड नॉर्टन contains 4 dimension, which one out of the following is one the dimension of the balance scorecard। देखो बैलेंस स्कोर कार्ड जो था उसके 4 जो डायमेंशंस होते हैं वो आपके होते हैं फाइनेंशियल, ठीक है, फिर आपका होता है कस्टमर, ठीक है, कस्टमर, फिर आपका होता है इंटरनल प्रोसेस, ठीक है, आईपी लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म पे, आप समझ लीजिएगा, फिर आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी। तो इसमें से बोला गया है जो आपके 4 डायमेंशंस होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के, उसमें से एक डायमेंशन आपको दिया गया है, वो कौन सा है, बाकी 3 तो नहीं दिए गए, तो वो है हमारा कस्टमर सर्विस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सेकेंड वाला हो जाएगा। द प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम द एक्सप्रेशन इन कम्युनिकेशन और कॉल्ड। जितनी भी प्रॉब्लम आपके लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं वो कहीं ना कहीं सिमेंटिक प्रॉब्लम में जाती हैं। इसको भी मैंने डिस्कस किया है पेपर फर्स्ट पे, जो कम्युनिकेशन के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए हैं उन पे जाके आप देख सकते हो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल आर रिलेटेड टू वर्किंग आवर कंडीशंस, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सी एंड डी, जो कि है आपका फैक्ट्रीज एक्ट एंड माइंस एक्ट, थर्ड वाला। ये जो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का पार्ट है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पार्ट होता है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ आप एक तरीके से थोड़ा सा समझ जाओ। देखो बॉस का मतलब क्या होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, बॉस हमेशा सही होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो बॉस का मतलब, बॉस हमेशा ये बोलता है आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ठीक है, वो हमेशा सही होगा और तुम हमेशा गलत होगे। चलो तुम्हें पता चल गया कि बी का सेकंड होगा भाई, अब बी का सेकंड तुम्हें पता चल गया, बाकी तुम्हें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं बची। लो ये भी खत्म हो गया, दूसरा वाला, अब ये सब खत्म हो गया, बचा सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन, बी का सेकंड उसी में था, तो इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। कंफ्यूजन जितना रखोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस एग्जाम में। थोड़ा सा क्लियर माइंड होके चलो, एक बार में चीजों को अच्छे, एक पहले तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करने के बाद आपको जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो सारे इजीली खत्म ही हो जाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन कम हो जाएंगे आपके। अब देखो ये सिंगल इंडेक्स जो है शार्प का ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के लिए, तो उसके बारे में बोला गया है। तो जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की थ्योरीज की, तो मार्क्यूज हो सकती है आपकी, और शार्प का जो इंडेक्स है ये हो सकता है सिंगल प्राइस इंडेक्स, कैपम हो सकता है, एपीटी हो सकती है, ठीक है। तो देखो इसमें जो सबसे पहले आपका इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन रहा है 41 का फर्स्ट वाला। एक तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आप आइडेंटिफाई करोगे, देन इसके बाद आप करोगे रैंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी आप रैंकिंग करोगे, देन इसके बाद आप करोगे उनका कट ऑफ पॉइंट आप निकालोगे। कट ऑफ पॉइंट निकालने के बाद फिर ये थोड़ा सा मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर किसी के पास पेपर हो तो वो कमेंट जरूर करना है क्या लिखा है सी पॉइंट, तो ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। फिर देन इसके बाद एलोकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, तो इजीली आप इसको कर सकते थे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, ये तो बहुत बार कराया, ये रिसर्च मेथडोलॉजी के मैंने जितने भी आपको एमसीक्यू कराए होंगे ये जरूर कराया होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया प्राइमरी डाटा कलेक्शन का कौन सा मेथड नहीं होता है, इंटरव्यू होता है, क्वेश्चनायर होता है, डेल्फी मेथड भी कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि डेल्फी मेथड पे भी 4-5 लोग जो भी हैं वो आके अपना आपस में अगेन एंड अगेन डिस्कशन करते हैं और कंसेंसस को ड्रॉ करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका सेकेंडरी मेथड होता है, प्राइमरी मेथड नहीं होता। प्राइमरी मेथड में आपका इंटरव्यू आ जाएगा, क्वेश्चनायर आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, डेल्फी टेक्निक आ जाएगा, और भी बहुत सारे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो सारी आ जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 4th वन बन जाएगा, ठीक है।
अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप टास्क परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू असेंडिंग स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। देखो बहुत बार क्या होता है, ग्रुप डेवलपमेंट से क्वेश्चन हर बार आता है। वैसे जनरली ग्रुप डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन इन्होंने उस तरीके से नहीं पूछा है आपसे, इन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा है। इनके साथ यही मतलब ये नेट वालों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उनका ये तरीका ही है क्वेश्चन पूछने का कि आपको जितना हो सके उतना घुमाने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले आपको पता है टर्मिनेशन ऑफ टास्क, ये कहीं ना कहीं लास्ट होगा, टर्मिनेशन क्योंकि टास्क खत्म होता है, जो कि एडजॉर्मिंग लास्ट वाला वो होगा, लास्ट में ही होगा, ठीक है। फिर क्लियरिफाई ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये हो सकता है क्या, नहीं, इससे पहले भी कुछ चीजें होंगी। पहले हमें वर्क के बारे में तो पता होगा, तब तो हम अंडरस्टैंडिंग अपनी खत्म करेंगे। तो सबसे पहले होगा वर्क आउटपुट इज लो फोकस्ड ऑन डिफाइनिंग द गोल्स एंड टास्क, ठीक है, जो कि आपका अगर हम एक्चुअल जो आपका प्रोसेस होता था, जो कि स्टॉर्मिंग का पार्ट होता था, स्टॉर्मिंग का, ठीक है, जहां पे आपका आउटपुट तो लो होता था, लेकिन वहां पे अगर आप गोल्स और टास्क को बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करते थे, ठीक है, तो आपका ये भी चला गया। अब डी के बाद आपका क्या हो सकता है, डी के बाद आपका जो भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, तो अभी तो दोनों में है, ठीक है। फिर आपको पता है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मिंग, जो नॉर्म्स होते थे उनको हम, जो रूल्स या रेगुलेशंस होते थे वो डेवलप करते थे, ठीक है। फिर हमारा होगा इश्यूज आर रिसॉल्व, ग्रुप नॉर्म्स आर डेवलप, जो रूल्स और रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट है उसको डेवलप करने की बात होती थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ये बन जाएगा। Personality tests are given to measure the prospective employee's motivation to function in the particular working environment. They are the various tests designed to assess the candidate personality. Name the tests which measure on the self-sufficiency, tendency, sociability, introversion and extroversion, locus of control and self-confidence. ठीक है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया था आपका बैरन रूटर, ठीक है, बैरन रूटर पर्सनालिटी इन्वेंटरी के बारे में जब आप पढ़ोगे तब ये जितने भी आपके जो क्राइटेरिया हैं ये सारे उसके अंदर आते हैं। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट तो हो नहीं सकता है, और बाकी इन दोनों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट। What is a social enterprise concerned with? देखो सोशल इंटरप्राइज किस पे कंसर्न फोकस होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिल्कुल भी नहीं। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ए तो गया भाई, ठीक है। यहाँ से अब ऑप्शन हमारे पास दो ही बचे, मैक्सिमाइज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर क्यों भाई फोकस करेगा, पब्लिक सर्विस पे भी थोड़ा सा कमी फोकस होता है। जो उसका मेन फोकस होता है सोशल बेनिफिट को क्रिएट करने पे, और आपका टू मैक्सिमाइज दूसरा आपका जो फोकस होता है टू मैक्सिमाइज इंप्रूवमेंट्स इन फाइनेंशियल, सोशल, इन्वायरमेंटल वेलबींग, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो डी और ई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा। Which of the following statements are included in financial statement? ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, और टेलीग्राम पे जब मैंने क्विज कराया था तब भी मैंने ये बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आता, फंड फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं इंक्लूड होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैलेंस शीट आपकी इंक्लूड होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इंक्लूड होती है, इनकम स्टेटमेंट आपका इंक्लूड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ACDE बनेगा, ठीक है, ACDE बनेगा। तो यहाँ पे जो 46 का आपका हो गया वो सेकेंड वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ फर्म सिक्योरिटी एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इट्स फिजिकल एसेट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टोविन क्यू रेशियो, ठीक है, टोविन क्यू रेशियो। ये अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब आगे करूंगा। तो इसका जो आपका फॉर्मूला होता है मार्केट इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट रिप्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है। अगर फिर मार्केट इंटरप्राइज वैल्यू को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो इक्विटी मार्केट वैल्यू प्लस लायबिलिटी मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट रिप्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारा। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने बहुत बार आपको बताया है। रिसर्च का जितने भी MCQ के वीडियोस में बहुत बार मैंने इसके बारे में डिस्कस किया होगा।
कोटा सैंपलिंग इज अ नॉन रैंडम मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है। देखो दो टाइप्स की सैंपलिंग टेक्निक होती थी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग फर्दर आपकी डिवाइड होती थी सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग पे, ठीक है। फिर बात करते थे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होती थी हमारी पर्पसिव कन्वीनियंस और कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग पे कन्वर्ट डिवाइड होती थी। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती थी वो रैंडम सैंपलिंग होती थी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जितनी भी होती थी वो नॉन रैंडम सैंपलिंग होती थी। जो कोटा सैंपलिंग जो है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, तो ये होगी हमारी नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। तो जो कोई बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर देखो दूसरा आपका क्या बोला गया है, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। स्टैंडर्ड एरर का आपको फॉर्मूला पता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट का एन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि स्टैंडर्ड एरर आपका कम होता है जैसे जैसे आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते हो। तो ये बिल्कुल सही चीज बोली गई है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही होंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर ट्रू, which is not an assumption underpinning the rational decision making model। अब देखो जब हम बात करते हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल की, तो वहां पे इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए तभी आप डिसीजन ले सकते हो। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं एजम्पशन होता है। फिर बात आती है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। तो रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजी जब आपने पढ़ा होगा तो उसका जो पार्ट होता है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी होता है उसका पार्ट, ठीक है, रिट्रीचमेंट स्ट्रेटजी का। तो सी का फर्स्ट हो गया भाई। लो आपका आंसर ऐसे ही निकल आया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सी का फर्स्ट मतलब सिर्फ आपका जो आंसर हो गया 50 का सेकेंड बन गया इजिली। आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब जैसे बाकी और आपको पढ़ने, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं आपकी जो होगी वो ये हो जाएगी पर्टेनिंग स्ट्रेटजी। डायरेक्शनल स्ट्रेटजी आपकी ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, और स्टेबिलिटी पोजन पीरियड पोजन, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट परफॉर्म सेवरल टास्क एंड ब्रिंग सेवरल बेनिफिट्स, आइडेंटिफाई देम आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं। क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग को कहीं ना कहीं बिल्कुल बनी सी बात है प्रमोट करता है। मैनेजेस कस्टमर इंटरेक्शन विद एंड कस्टमर सर्विसेज, बिल्कुल सही है। सर्व एज अ सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, बिल्कुल सही बात है। इस समय जो न्यू मार्केटिंग का जितना भी आपका कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा सीआरएम पे फोकस हो रहा है। हेल्प कन्वर्ट बायर इनटू अ प्रॉफिटेबल कस्टमर, बिल्ड enduring relationship with them and retain them as a customer for life। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एक कंसेप्ट होता है, उसको पढ़ना, ये उससे रिलेटेड है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से ये सारे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे फोकस कर रहे हैं, मतलब सारे सीआरएम के पार्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा फोर्थ वन हो जाएगा हमारा। ये देखो सिंपल सा आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है। जो बिजनेस स्टैट्स का एमसीक्यू का वो है वो मैंने उस पर ये आपको बताया था, तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, सिंपल सा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट माइनस लोअर। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन और मीडियन, दोनों से निकल सकता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 52 का करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट, ठीक है। According to another product market expansion grade to achieve through the 3 distinct strategy, identified them out of the following, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स होती है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो उसके जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो एमसीक्यू का वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हो।
लिंक मैं दे देता हूँ आपको आई बटन पे। वो आपके मार्केट पेनिट्रेशन को कंसीडर करता है, मार्केट डेवलपमेंट को कंसीडर करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को कंसीडर करता है, और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। 3-4 चीज़ों पे वो कंसीडर करता है। मार्केट अट्रैक्टिवनेस जैसा कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा BCD हो जाएगा, नहीं BCD ही हो जाएगा। अंडर द सिक इंडस्ट्रीज कंपनी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985, सिक इंडस्ट्री कंपनी मीन्स, देखो ये क्वेश्चन हर बार ही MSME से और सिक इंडस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जितने लोग भी मैनेजमेंट से पेपर दे रहे हो कंफर्म ही पक्का फंसता है इससे क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो सेकेंड वाला हो जाएगा। इजिली आपको ये चीज़ें पता होंगी, हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। ओ शिट। डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड टू ट्रेन वर्कर्स, ठीक है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो वर्कर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है। अबाउट 56 का जो, अब थोड़ा सा तेज चलते हैं नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 56 का जो है वो इजीली फर्स्ट वाला बन जाएगा। आपको अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट करके, मैं आपको बताऊंगा उस पर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था मार्केटिंग मैनेजमेंट का, बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और वही सेम क्वेश्चन है शायद ये। द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एक्टिंग एज अ यूनिफाइड सिस्टम। बहुत अच्छे से पढ़ना, ये तीनों यूनिफाइड सिस्टम मतलब एक बन के काम करते हैं, बहुत अच्छे से प्रॉपर कोऑपरेशन करते हैं, प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। वन चैनल मेंबर्स ओन द अदर हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम और वाइडली शो मच पावर that they must cooperate. Name the system channel distribution is called vertical marketing system. तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा सेकेंड वाला हमारा हो जाएगा। For calculating arithmetic mean for a group data set assumptions are the class interval must be closed. बिल्कुल सही बात है, ओपन पे नहीं निकल सकता है। The width of each class interval should be equal. बिल्कुल सही चीज़ है। The mid value of each class interval we must be represent the average of all the value in the class. बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि दोनों को ऐड करके हम डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। All value of observation cannot be evenly distributed. नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ABC सेकेंड ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। 59 द स्टेज ऑफ टर्न अराउंड प्रोसेस, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो फर्स्ट वाला बन जाएगा। इजिली स्टेजेस हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। मार्केटिंग सपोर्ट असिस्टेंस टू MSME फॉर अ बारकोड अलाउ, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ये, ठीक है, फोर्थ वन। The statement entrepreneurship is a mother of foresight and willingness to assume risk is a undertaking particularly as a new one who said above the underlying portion of the statement. तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर 61 का, अब देखो कुछ बहुत सारी डिफिनेशंस हैं इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योर, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। सॉरी, ठीक है। तो 61 का जो बनेगा वो बन जाएगा 1। अब ये असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एट सम पॉइंट अ प्रोडक्ट सेल्स ग्रोथ विल स्लो डाउन एंड इट विल इंटर द मैच्योरिटी। देखो आपको पता होगा कुछ इस तरीके से बनता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत बना है, अब क्या कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, 4 फेज होते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, एट सम पॉइंट प्रोडक्ट सेल्स ग्रोथ विल स्लो डाउन एंड इट विल इंटर द मैच्योरिटी स्टेज। दिस मैच्योरिटी स्टेज नॉर्मली last longer than a previous stage of PLC. It poses strong challenges to marketing management. बिल्कुल सही बात है, जो हमारी मैच्योरिटी स्टेज होती है थोड़ा सा ज़्यादा चलती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग स्टेज होती है किसी भी कंपनी के लिए। स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ इज ड्यू टू एक्सेप्टेबल ऑफ अ प्रोडक्ट बाय मोस्ट पोटेंशियल कस्टमर। बिल्कुल सही बात है, जितने भी उसके कस्टमर हैं, जो बायर हैं, वो प्रोडक्ट को परचेस कर चुके हैं या एक्सेप्ट कर चुके हैं। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इंटर अ कंपीटिंग फर्म। और बनी सी बात है, जब आपका इंट्रोडक्शन फेज होता है, फिर आपका ग्रोथ फेज होता है, फिर आपका मैच्योरिटी फेज होता है। मैच्योरिटी फेज पे कहीं ना कहीं कंपटीशन भी आपका बहुत हाई हो जाता है ना, तो ये चीज़ भी सही बोल रहा है ये।
तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। कंज्यूमर पास थ्रू 5 स्टेज विद एवरी परचेज अरेंज द स्टेज, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कराया है, जब भी मार्केटिंग का एमसीक्यू कराया है, जब भी मार्केटिंग के आपके हमने एमसीक्यू कराए हैं या क्विज ली थी टेलीग्राम पे या क्विज कंडक्ट की थी, तो उस पर भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की है कई बार। सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आपका जो होता है नीड रिकॉग्निशन, तो डी सबसे पहले होगा, तो ये दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आपका इंफॉर्मेशन सर्च होता है भाई, तो ए होगा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया इन्फॉर्मेशन सर्च के बाद। फिर आपका जो होता है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव होता है, फिर आपका परचेज डिसीजन होता है, फिर आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो थर्ड वाला बन गया। 6 सिग्मा लेवल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट रिजल्टिंग, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था और सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे उनमें मैंने इसको डिस्कस किया है, मैं आपको आई बटन पे दे रहा हूं, आप जाके उसको देख सकते हो। तो 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ये टेक्निक यूज होती है 6 सिग्मा। The current foreign trade policy announced by the government of India covers the policy period 2015 से 2020, ठीक है। Find the correct sequence of management theories by their origin, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है कि कैसे आपने पढ़ी भी होंगी थ्योरीज, तो वैसे ही पढ़ी होंगी ना। देखो तभी मैं बोलता हूँ जितने भी कंसेप्ट या जितने भी टॉपिक पढ़ो एक प्रॉपर उनको जैसे पढ़ाए जाते हैं वैसे पढ़ो। ऐसे नहीं कि सबसे पहले आपने एफडब्ल्यू टेलर पर, सबसे पहले आपने क्या बोलते हैं इल्टन मायो की थ्योरी पढ़ ली, देन आप एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी पढ़ रहे हो। नहीं, जैसे बुक्स में दी गई है वैसे पढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस तरीके से दी गई है जिस तरीके से वो आई हुई है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कैसे, कौन सी थ्योरी कब आई है, कौन सी थ्योरी पहले आई, कौन सी थ्योरी बाद में आई, तो आप इजीली उनको कर सकते हो। तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी हमारी एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक थ्योरी थी, ठीक है। तो डी सबसे पहले होगा। लो, आपने इजीली सबको एलिमिनेट कर दिया। सबसे पहले डी के बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आएगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के बाद आपकी मैक्स वेबर की थ्योरी आई थी, ठीक है। मैक्स वेबर की थ्योरी के बाद आपकी इल्टन मायन ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी आई, फिर लास्ट में सिस्टम थ्योरी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो फोर्थ बोला हो गया। As a regulatory norm in India, listed company in ordinary course in required to report a quarterly result within how many days of the end of the quarters, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश की गई है। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला बन जाएगा 45, ठीक है। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल, फाइनल गुड्स, ठीक है, एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजप्शन टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट एट अ प्रॉफिट इज नोन एज मार्केट लॉजिस्टिक्स। तो बिल्कुल ही इसको बोलते हैं। आप जब मार्केट लॉजिस्टिक की डिफिनेशन पढ़ोगे तो आपको सेम डिफिनेशन मिलेगी, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, जब आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एमसीक्यू देखोगे जाके, तो ये सेम मैंने आपको ये सेम चीज जो डिफिनेशन है सेम डिफिनेशन करवाई है। लेकिन जो ऑप्शंस हैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। मार्केटिंग लॉजिस्टिक भी बोल सकते हैं और उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 68 का जो है वो सेकंड हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टेक्निक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है ये MIS से है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सेकंड वाला बनेगा। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका इंक्लूड होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड इसके अलावा फुजी मॉडल्स एंड आपका एल्गोरिथम्स। द करेक्ट सीक्वेंस इन बिजनेस प्लान कैन बी, ठीक। अब ये सिंपल सा है, इसमें क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस इन बिजनेस प्लान कैन बी, सबसे पहले क्या आएगा देखो।
तो देखो सबसे पहले क्या आएगा आपको ये समझना है, ये वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। अब देखो ए या बी में से ही कुछ आएगा, ऑब्वियस सी बात है। एग्जीक्यूटिव समरी नहीं आएगी, एग्जीक्यूटिव समरी पहले कैसे आ जाएगी भाई? तो आपने समझा कि एग्जीक्यूटिव समरी वाला जितने भी ऑप्शन हैं उनको हम हटा देते हैं। अब बचा हमारे पास बी, ठीक है, डिटेल अबाउट इंटरप्रेन्योर। सबसे पहले डिटेल अबाउट इंटरप्रेन्योर आएगा, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आएगा मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक डिटेल, क्योंकि दोनों में ही यही है, ठीक है। फिर आपका आएगा ये गया, फिर आपका आएगा ह्यूमन रिसोर्स डिटेल, देन इसके बाद आपका आएगा फाइनेंशियल डिटेल, देन एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी हमेशा लास्ट में आती है, ठीक है, ये चीज आप समझो। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड वन। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड आउट द इफिशिएंसी रेशियो ऑफ द फर्म ऑपरेशन। हाँ देखो लास्ट के इससे पहले के पहले बार जो क्वेश्चंस थे वेरिएंस से काफ़ी ज़्यादा आए थे, लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस थे वेरिएंस से थोड़ा सा कम आया था, एक ही क्वेश्चन आया था। पिछली बार 5 क्वेश्चंस थे वेरिएंस से, ठीक है। तो इफिशिएंसी रेशियो का जो कहाँ गया, इफिशिएंसी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है आपका वो ये होता है स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, एक्चुअल, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्चुअल हावर वर्क, ठीक है। तो क्या है स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल आउटपुट? तो देखो स्टैंडर्ड हावर कितने हैं आपके, 10 है, स्टैंडर्ड हावर 10 है, ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट कितना है, 750 है आपका, ठीक है, 750 यूनिट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल हावर वर्कड 6000 है, ठीक है। तो अब जब आप इसको निकालोगे परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई और कर दोगे आप, तो ये बनेगा आपका, आप जब इसको सॉल्व करोगे 125% करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। An information system that captures and record fundamental business is called transaction process system। जो बिल्कुल लोअर लेवल पे काम करता है उसे हम TPS बोलते हैं, जो मिडिल लेवल पे काम करता है वो हमारा MIS होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। जो हमारा हायर लेवल पे काम करता है उसे हम लोग एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, और कभी कभी मिडिल लेवल पे हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी काम करता है, ठीक है। तो 72 का फर्स्ट हो जाएगा। Which of the following cause the conflicting making an investment opportunity under the NPV and IRR criteria? तो देखो ये इसका नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्पैरिटी नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट लाइफ डिस्पैरिटी बिल्कुल, जब इन्वेस्टमेंट की जो लाइफ कहीं कम ज़्यादा है तो कहीं उससे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट साइज, दो जो इन्वेस्टमेंट है उनके साइज में डिफरेंसेस है तो उससे भी कहीं ना कहीं दोनों के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं अलग अलग होते हैं, और रैंकिंग में भी डिफरेंस होता है, कैश फ्लो पैटर्न से भी कहीं ना कहीं चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इस क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किया है, ये तो मैंने स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से बताया है आपको, और कैपिटल बस्टिंग पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसमें आपको बताया है ये सारी चीज़ें। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ABC हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि मार्केटिंग का आप MCQ देखोगे जाके तो बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, मार्केटिंग के आप MCQ देखो जाके तो उसमें है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 4 टाइप की आपकी बाइंग बिहेवियर होती है। पहली जो होती है वो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होती है, दूसरी आपकी वैरायटी सीकिंग बिहेवियर होती है, तीसरी आपकी डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है, चौथा आपका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर होता है। और इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वो आप देख लेना। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में क्या होता है, व्हेन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज हाई एंड द सिग्निफिकेंस डिफरेंस अमंग द ब्रांड इज आल्सो हाई, ठीक है। एक तरीके से मैट्रिक्स बनती है, इस तरीके से ये मैट्रिक्स बोल सकते हैं 4 की। तो यहाँ पे चारों एक एक करके होते हैं और यहाँ पे थोड़े से पॉइंट होते हैं, इजीली आप कर लोगे, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत अच्छे से बताया भी है मैंने। इन साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन ऑफ मार्केट द साइंस ऑफ साइकोलॉजी इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सिगमेंटिंग द कंज्यूमर। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि जो आपका
साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन होता है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी को यूज़ करता है, जो आपके कंज्यूमर को सिगमेंट करने के लिए या जो कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जो साइकोग्राफी में आपको पता है लाइफ स्टाइल का आप यूज़ करते हो, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी का यूज़ करते हो, कहीं ना कहीं सोशल क्लास का यूज़ करते हो, तो बिल्कुल सही चीज़ बोल रहा है भाई। साइकोलॉजी का इम्पैक्ट साइकोलॉजी का यूज करता, साइंस ऑफ साइकोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। सिगमेंटिंग कंज्यूमर बेस्ड ऑन साइकोग्राफी टेस्ट ऑन आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर स्टेट ऑफ माइंड एंड हैंस हेल्प इन पाइसिंग टुगेदर विथ मोर इनकेसिव प्रोफाइल ऑफ द टारगेट कंज्यूमर्स। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे हमारे, वो दोनों ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। वन ट्रेट दैट डोमिनेट्स अ पर्सनैलिटी सो मच दैट इट इन्फ्लुएंसेस नियरली एवरीथिंग अ पर्सन डज इज तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल ट्रेट, ठीक है। तो ये जो ट्रेट थी ये एल्पोर्ट करके एक थे, पर्सनालिटी में उन्होंने दी थी। 3 टाइप्स की ट्रेट थी आपकी, पहली कार्डिनल थी, दूसरी सेंट्रल थी, तीसरी आपकी सेकेंडरी थी। देखो सेंट्रल ट्रेट के बारे में तो आपको ये बताया गया था कि जो हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल ट्रेट, ठीक है। और कार्डिनल ट्रेट वो होती है जो हमारी पर्सनालिटी पे डोमिनेट करती है, ठीक है। जैसे काइंडनेस हो गया, तो ये हमारी जो हो गई वो हो गई कार्डिनल ट्रेट, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो 3rd वाला बन जाएगा। अंडर द कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग द फॉलोइंग मेथड अप्रोचेस आर कॉमनली यूज्ड। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग बिल्कुल यूज होता है, मार्कअप प्राइसिंग जिसको हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मैंने। प्राइसिंग शायद ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या मार्केटिंग, इन दोनों में से किसी एक में बहुत अच्छे से डिस्कस है। एब्जॉर्प्शन या फुल कॉस्टिंग भी बोलते हैं इसको। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राइसिंग नहीं यूज करती है आपकी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को, ठीक है। वहाँ पे आपका जो आपका प्राइस को एक तरीके से या बोले कॉस्ट को एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरीके देखा जाता है, ठीक है। तो 77 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ABC हो जाएगा, ठीक है। Which of the following should be avoided by interviewers, ठीक है। इसमें से क्या अवॉइड किया जाए इंटरव्यूअर के द्वारा। Establish an easy and informal relation, ठीक है। Establish an easy and informal relation, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा देखो, एनालाइज कैरियर एंड इंटरेस्ट टू रिवील स्ट्रेंथ वीकनेस पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्क लीडिंग क्वेश्चंस नहीं आस्क करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। टू क्विकली इनटू डिमांडिंग क्वेश्चन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धीमे धीमे से सारी चीज़ें, मतलब एक बेस, तभी आप देखोगे कि जितने भी इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ से, देन धीरे धीरे वो मेन पॉइंट पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको फ्रेंडली करने के लिए, तो ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो C और D जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हमें, सॉरी, शुड बी अवॉइडेड। व्हाट इज अ पैराडिज्म, ठीक है। तो पैराडिज्म का मतलब होता है एन एग्जाम्पल सर्विंग एज अ मॉडल, ठीक। इसको आप पढ़ना, आप इजीली इसको कर लोगे। एन एग्जाम्पल सर्विंग एज अ मॉडल। कोक हैज स्टार्टेड कोक पार्लर्स द रेड लॉन्ग for tech crazy adolescent called experience outlet, and what type of differential strategy can this be called। देखो ये हमने आपको बताया था कि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्विस मार्केटिंग की तो वहाँ पे 7 P's आ जाते हैं, जो कि होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और इसके अलावा 3 और एडिशनल आते हैं, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो इसमें क्या है कि ये जो आपसे बोला गया है, ये इन्होंने कोक पार्लर स्टार्ट किया है, तो ये किस टाइप का है, और ये आउटलेट है, तो ये किस टाइप की डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी है। ये जो हमारी डिफरेंशियल स्ट्रेटेजी है वो फिजिकल एविडेंस से रिलेटेड है, फिजिकल एविडेंस, ठीक है। इनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप जाके देख सकते हो। ये तीनों के बारे में बहुत अच्छे से बताया, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस के बारे में।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशन फ्रॉम विच समवन इज अनलाइकली टू मूव एन हायर लेवल ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कैरियर प्लेटू एक टर्म होता है, कैरियर प्लेटू। देखो इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हो जहां से ये, या तो इसमें दो रीजन हो सकते हैं, आप खुद नहीं अपना प्रमोशन चाह रहे हो, या खुद नहीं एक ऊपर ज़्यादा हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी चाह रहे हो, या आपको ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं देना चाहती है इससे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इससे ऊपर आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ठीक है, वेरी लो एडिशनल प्रमोशन, मतलब जो चांसेस होते हैं या प्रोबेबिलिटी होती है हायर लेवल ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की या प्रमोशन की, वो वहां से खत्म हो जाती है, उसे आप बोलते हो कैरियर प्लेटू। ठीक है, एक तरीके से सैचुरेशन बोल सकते हो। इसके बाद आप डाउन ही जाओगे, जैसे ये होता है, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो इसके बाद आप डाउन ही जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे, उस तरीके से आप ले सकते हो इसको। ये थोड़ा सा गलत, मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन पे कि कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं, लेकिन जितना दिख रहा है मैं आपको उतने से बता देता हूँ, तो आपके लिए उतने से काम हो जाना चाहिए। 82 का करेक्ट आंसर तो मैं आपको पहले बताता हूँ, 4th है। तो देखो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होगा, ब्रिटेन बोर्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जिसके बाद आपका गैट बना था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये तो इसका जो करेक्ट आंसर डी का तो फर्स्ट होना ही होना है। और ये राउंड था, इसके बाद इस राउंड के बाद ही जो गैट था वो आपका WTO में कन्वर्ट हुआ था 1995 में, मे बी 1995 में ये आखिरी राउंड था, तो यहाँ से ये हो गया। तो बाकी ये जो दो हैं ये थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहे हैं, तो उन पे डिस्कशन सही से हो नहीं पाएगा। ये आपका 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो गई, और दोहा का 4th हो जाएगा ये। ठीक है, करेक्ट आंसर बन जाएगा ये। इस पे भी बहुत अच्छे से बात की मैंने, इंटरनेशनल बिजनेस पे, IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, और भी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कब आई हैं, कैसे आई हैं, उनके MCQ बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन इन्वेस्टर्स प्रेफर करेंट नियर कैश फ्लो ओवर द फ्यूचर कैश फ्लो। देखो देखो होता क्या है कि आज का जो 10 रुपए है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 साल बाद। हम अगर आपको 100 रुपए अभी दें, और दो ऑप्शन या दो अल्टरनेटिव हम आपको देते हैं। पहला अल्टरनेटिव ये है कि आप 100 रुपए अभी ले लो, दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप 100 रुपए बाद में लो। तो सारे लोग बोलेंगे कि उन्हें 100 रुपए अभी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, मनी की जो वर्थ होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल रीजन होगा करंट कैश फ्लो का। रिस्क एवर्सन मतलब ये है कि फ्यूचर में क्या पता यार, बाय चांस आज हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, फ्यूचर का क्या भरोसा, फ्यूचर में मेरा मूड बदल जाए, हम पैसा नहीं देंगे, हमें कुछ हो जाए, हम नहीं देंगे। अब जब भाई किसी को कुछ हो जाएगा वो बचेगा ही नहीं, तो फिर पैसा कौन देगा। उसको अवॉइड करने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कैश को फोकस करते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस की हमारे पास कैश अभी हो तो ताकि हमारी कुछ फ्यूचर में मतलब जैसे हमारी कुछ हम कुछ और लेना चाहते हैं तो हम वो ले सकते हैं, अपना जो कंजम्पशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो ये भी उसका रीजन हो सकता है। रिटर्न जनरेशन एंड वैल्यू प्रोटेक्शन, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही चीज़ है कि अब 100 रुपये हम तुम्हें अभी दे रहे हैं और 100 रुपये हम तुम्हें 1 साल बाद देंगे, तो तुम बोलोगे 100 रुपये हमें अभी दे दो, तुम 100 रुपये लोगे, तुम बैंक में उसको डिपॉजिट कर दोगे, उसमें तुम्हें कुछ भी 5 या 6% कुछ भी रिटर्न भी मिलेगा और तुम्हारी वैल्यू भी प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है, तो ये भी उसका एक रीज़न हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ABCD हो जाएगा वो। आप फर्म करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी है जो आपका दिया गया है 1600 और 1000, हाउ मच कैन बी बोरो द शॉर्ट टर्म बेसिस विदाउट रिड्यूसिंग द करंट। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना, अगर नहीं कर पाओगे तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर कमेंट करना आप लोग कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन इन बिजनेस आर दोस दैट, ठीक है, that create a new product by offering value product, involve often new technology or a new business model to offer value to a market, displace established market leading firm and products and alliances। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th हो जाएगा। ठीक है, all the above।
अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड प्रिंसिपल इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेसिडेंस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे अब तक नहीं समझ आया इन्होंने किस तरीके से इसको अरेंज किया है। बहुत मैंने कोशिश की इसको फाइंड करने की, लेकिन मैं इसको फाइंड नहीं कर पाया हूँ। आप में से किसी को आंसर तो मुझे भी पता है, आंसर तो मेरा भी सही था वो क्योंकि बहुत सारे जब आप बहुत सारे एमसीक्यू करते रहो तो आपके आंसर्स कहीं ना कहीं ठीक होने लगते हैं एक तरीके से आपका, या बोले कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ के और अच्छे से अंधी भी कभी कभी अच्छे से लगने लगती है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर मुझे भी पता है, लेकिन किस तरीके से इसको सही मतलब उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो मुझे अब तक नहीं समझ आया। आप में से किसी को अगर इसका एक्सप्लेनेशन पता हो तो डेफिनेटली बताना, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो सेकेंड वाला है। At the time of exporting goods from India, what documents are to be filled from custom clearance of goods? ये भी क्वेश्चन हमने इंटरनेशनल बिजनेस पे देखा है, आप जाके देख सकते हो। शिपिंग बिल, एयरवे बिल, इनवॉइस, पैकिंग, हाँ तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होंगी हमें। शिपिंग बिल की बिल्कुल ज़रूरत होगी, एयरवे बिल की भी ज़रूरत होगी, हमारी कॉमर्शियल इनवॉइस की भी ज़रूरत होगी और इसकी भी ज़रूरत होगी पैकिंग लिस्ट की, लेकिन हमें इंश्योरेंस पॉलिसी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ABCD हो जाएगा। What out of the following are the involvement of the strategic human resource management in corporate strategy? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ दी अब पढ़िएगा, इजीली आपको समझ आ जाएगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो सिक्स सिग्मा का ये जो प्रोसेस है उसके बारे में इसमें बोला गया है। ये सिक्स सिग्मा का प्रोसेस है, इसको भी हमने डिस्कस किया है अपने वीडियो पे, आप जाके देखिए। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के वीडियो पे 89 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो सबसे पहला जो होता है, सबसे पहले डिफाइन, ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले डिफाइन ही करेंगे ना, तो ये आपने सारे एलिमिनेट कर दिए ऐसे ही। ठीक है, डिफाइन के बाद मेजर, मेजर के बाद आप एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद आप इस एनालिसिस के बाद ये कुछ समथिंग है अब को समझ नहीं आ रहा, फिर देन इसके बाद आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है, एनालिसिस के बाद आई थिंक फीडबैक होगा, फीडबैक के बाद आप इम्प्रूव करोगे। तो इसका जो करेक्ट बन गया फोर्थ वाला। द CRM स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय बिग बाजार इन इंडिया इज ऑल अबाउट। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ सकता है, या तो आप बिग बाजार पे बहुत ज़्यादा जाते आते रहते हो तब ये चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, कहीं पे बुक में क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। तो कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ही जो आपको कोई नहीं बता सकता है, जो आने ही आने हैं, ये मान के चलो। तो ये जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम होता है। हाँ ये देखो, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे थे मैनेजमेंट का और कॉमर्स का, तो मैंने ये चीज़ आपको बोली थी कि लास्ट में 99% आपका RC आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 2 RC आएंगे, मुझे ये था कि 1 RC आएगा और लास्ट में होगा। ये लोग जानबूझ के लास्ट में रखते हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना हो लोगों के पास, और आप लोग गलती क्या करते हो, फटाफट जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, मतलब जल्दी नहीं आराम आराम से सारे क्वेश्चंस करते हो, जब तक लास्ट में आप 10 क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा 15 मिनट आप छोड़ते हो, तो 15 मिनट में RC कभी कभी नहीं हो पाता। ये वाला तो सिंपल था RC, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट में इसके लिए आपके, अगर आपने मार्केटिंग कंसेप्ट्स के वीडियो देखे हैं मेरे, तो इजीली आप कर लोगे, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। मैं पढ़ूंगा भी नहीं, ऐसे आपको क्वेश्चंस करवा सकता हूं, मैंने खुद किए हैं गैर पढ़े क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल सा इसमें कुछ है ही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग होल्ड्स देन जनरेटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन टास्क ऑफ मार्केटिंग। तो आपने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े होंगे उनमें से कस्टमर सेटिस्फेक्शन किसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? एक्सचेंज कंसेप्ट पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रोडक्ट कंसेप्ट पे नहीं होता, सेलिंग कंसेप्ट पे नहीं होता, मार्केटिंग कंसेप्ट पे ही होता है। ठीक है, तो फोर्थ वन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेम द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द सेलेक्टिंग द वैल्यू टू बी ऑफर्ड, क्रिएटिंग द वैल्यू, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू, डिलीवरिंग द वैल्यू एंड कैप्चरिंग द वैल्यू बैक फ्रॉम द मार्केट। तो इसको बोलते हैं वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे तो आप अच्छे से देखोगे, ये सारी चीजें लिखी भी हैं। देखो ये है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, सीधे सीधे आपको दिया भी गया इसी में।
मार्केटिंग मायोपिया, ये जो कंसेप्ट है इस पे मैंने बहुत एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं, शायद मार्केटिंग के जो वीडियो है उसमें प्रोवाइड किया है, और जो टेलीग्राम पे मैंने जब एमसीक्यू करवाए थे तो मार्केटिंग मायोपिया के बारे में बताया था। और जो मार्केटिंग के जो कंसेप्ट पे अभी मैंने एक नया वीडियो बनाया है पेपर के बाद, तो उस पर भी मैंने मार्केटिंग मायोपिया के बारे में बहुत अच्छे से बताया। जो देखो शुरुआत के हमारे प्रोडक्ट कंसेप्ट थे, जो हमारे शुरुआत के कंसेप्ट थे एक्सचेंज कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, इस पे कहीं ना कहीं मार्केटिंग मायोपिया का जो रोल था बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो आपका मार्केटिंग जो आपका मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग और जो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है, इसमें मार्केटिंग मायोपिया नहीं है। मार्केटिंग मायोपिया का मतलब ये होता है कि आप दूर का नहीं देख पा रहे हो, आप शॉर्ट टर्म चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, आप करंट पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी कंसेप्ट थे वो शुरुआत वाले, वो कहीं ना कहीं कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करते ही नहीं थे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता था, ठीक है। तो उन कंसेप्ट पे इसलिए मार्केटिंग मायोपिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आर नैरो परसेप्शन ऑफ मार्केटिंग एंड शॉर्ट साइटेड व्यू ऑफ बिजनेस, मतलब दूर का चीजों को ना देखना। The main function of the marketing is to generate profit, build relationship with customer, meet customer need, build relationship with customer and also generate profit। तो जो करेक्ट आंसर है वो 4th वन हो जाएगा, ठीक है। What is the role played by marketing in organization? इसको आप पढ़ोगे जब आप इजीली इसको करोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा, वैसे पैराग्राफ पढ़ ही के करे जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मेरा कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर थे मार्केटिंग के, तो इजीली ऐसे भी हो सकते हैं अगर आप चाहोगे तो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्वेश्चंस। तो 95 का जो होगा वो 3rd वाला सही होगा, जब आप पढ़ोगे तो आप इजीली देखोगे। सिंपल सा आप इसको भी अगर ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको भी आप अगर पूरा पढ़ोगे, सिंपल पैराग्राफ है, तो इजीली आप इसको भी कर लोगे। तो इसका जो करेक्ट पहले का आंसर है 96 का वो 2nd वाला है। इनको हम तेजी आपको बता देते हैं। 97 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 3rd वाला है। 98 का आपका 4th है इनिशिएटिव। 99 का जॉब एनालिसिस, जिसका पार्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके जॉब के बारे में बताता है, लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो आपके जॉब होल्डर के बारे में बताता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके जॉब का टाइटल, जॉब का लोकेशन, आपको क्या काम करना है, आपका किसको रिपोर्ट करना है, आपका वर्किंग कंडीशन क्या होगा, और जॉब स्पेसिफिकेशन में आपका कि ऐसे होता है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी, आपका एजुकेशन लेवल क्या चाहिए होगा, आपके कितनी नॉलेज चाहिए होगी, आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। फिर 100 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 1st वाला बन जाएगा। चलो ठीक है, तो थैंक यू यार। अगर और भी वीडियो चाहिए हो जो कि लास्ट ईयर का, इससे पहले के जो पेपर हों, अगर आपको उसके सॉल्यूशन्स चाहिए हों तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इसको थोड़ा सा मैंने तेज़ी किया है क्योंकि नहीं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता अगर मैं आपको एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करवाता। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर किया करो यार। काफ़ी एफर्ट लगते हैं एक वीडियो को बनाने में। थैंक यू।